हमारे पास निकल के आ रहा है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 कब आया था? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002 में ही आया था, साफ सीधी बात है, ठीक है। इसने कहा कि कॉम्पिटिशन होता है क्या, ये हमें समझाया। कॉम्पिटिशन की नीड क्या होती है, कॉम्पिटिशन की नीड क्या होती है हमें समझाया कि कॉम्पिटिशन की नीड ये होती है कि भैया फ्री ट्रेड था पहले और मार्केट आपका ड्रॉबैक वगैरह होता है, इसलिए हमें कॉम्पिटिशन लाना होता है ताकि हर बंदे को सामान मिल सके। ये कॉम्पिटिशन की नीड बता दी, अगर पूछता है तो नहीं पूछने वाला वैसे। फिर हमने कहा कि कॉम्पिटिशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने कहा देखो 1990 में रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, डाउनटर्न आए थे जापान में, तो कॉम्पिटिशन अगर रहेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होती रहेगी। फिर इसने कहा कॉम्पिटिशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिशन लॉ का मतलब क्या होता है। कॉम्पिटिशन पॉलिसी सरकार अपनाती है या अपना सकती है, उस कॉम्पिटिशन पॉलिसी को एक्सप्लेन किया। कॉम्पिटिशन लॉ सबसेट होता है कॉम्पिटिशन पॉलिसी का, इसको बताया। इसके बाद कॉम्पिटिशन लॉ इंडिया में कैसे आया, पहले एमआरटीपी एक्ट था, उससे कॉम्पिटिशन एक्ट निकल के आया, उसके बाद हमारे पास कॉम्पिटिशन लॉ बन के आ गया। राघवन कमेटी थी, उसकी कोई रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद मेरे पास बताया कि पार्लियामेंट ने उस कमेटी का क्या किया, एक्ट की स्कीम बताई, यानी कॉम्पिटिशन एक्ट की आत्मकथा कि इसके अंदर 9 चैप्टर है, 66 सेक्शन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्ट के पहले का ऑब्जेक्ट क्या था। इसके बाद एडवांटेजेस क्या होते हैं इस एक्ट के, एडवांटेजेस हमें बता दिए, और कंक्लूजन क्या होता है इस एक्ट का, इतना हमें बता दिया। तो हमें एक मिनट में समझ में आया कि भैया कुछ ब्रीफिंग करके बता रखा है। अच्छा, इंडेक्स को साथ साथ कवर करते हैं। तो अगर पेपर में दिखता है कंपटीशन क्या था, कंपटीशन की नीड क्या थी, रोल क्या था कंपटीशन का, कंपटीशन पॉलिसी आई कैसे इंडिया में, रेरा से क्या आया, राघवन कमेटी की मेन रिपोर्ट, पार्लियामेंट कमेटी ने क्या बोला, एक्ट का स्कीम का मतलब होता है एक्ट की आत्मकथा, ऑब्जेक्ट क्या था एक्ट के पीछे का, और एडवांटेजेस क्या है एक्ट के पीछे के। यहाँ पर एडवांटेजेस को भी कवर कर रखा है, इतना ही आपके पास यहाँ पर निकल के आता है। एक सिंपल रीडिंग तो 2 मिनट की 3 मिनट की रीडिंग तो हो गया, सिर्फ रीडिंग देनी, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। चल प्रीलिमिनरी यहाँ पर हम सेक्शंस कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे, सेक्शंस डेफिनेशंस कवर करेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास ये डेफिनेशन निकल के आने वाली। सबसे पहले डेफिनेशन है एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, हमने कहा किसी भी चीज़ को अक्वायर करना एक्विजिशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा कोई भी अरेंजमेंट कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, उसको हम अरेंजमेंट बोलते हैं। अग्रीमेंट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लो, इसमें इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो। अच्छा ठीक, तो इसने कहा अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन को आप बोलते हो अग्रीमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, तो उसने अरेंजमेंट का मतलब होता है कॉमन कोर्स बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग का होता है, इसको हम अरेंजमेंट बोलते हैं। 2 बंदे साथ में मिलकर कुछ काम करेंगे, अरेंजमेंट है वो। अच्छा, इसके बाद अग्रीमेंट कितने तरीके के होते हैं, तो हमने कहा 2 तरीके के अग्रीमेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि 2 कंपीटिंग एंटरप्राइज हैं, सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो आपस में कुछ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट, ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे लेवल पे था, दूसरा दूसरे लेवल पे था, दोनों साथ में मिलकर कुछ करने वाले हैं, तो उसको हम वर्टिकल अग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे हमने कहा जियो और एयरटेल मिलकर या फिर वोडाफोन और आइडिया मिलकर कुछ करता है तो वो हॉरिजॉन्टल था, और जियो और मेरी कंपनी है प्रभात करके कुछ, तो वो कुछ करती तो उसको वर्टिकल एग्रीमेंट बोलेंगे, ओके। इसका जो एडवर्स एईसी होता है वो पेज 1.25 पे आएगा, इसका एईसी 1.26 पे आएगा। एईसी क्या होता है आगे देख लेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, हो गया। एटी का मतलब क्या होता है, जो एनसीएलटी बनाओगे उसकी बात है। कार्टेल का मतलब क्या होता है, हमने कहा 2-4 बंदे मिलकर कुछ करने वाले हैं, उसको हम कार्टेल कहते हैं। अच्छा, कार्टेल के डीमेरिट्स बताए कि कार्टेल आप अगर बनाते हो, यानी कि 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, सेलर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, वो मिलकर कुछ करना चाहते तो उसको कार्टेल कह दिया। कार्टेल के डीमेरिट क्या होंगे, कार्टेल के डीमेरिट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग सी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा कार्टेल का मतलब क्या होता है, कार्टेल का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा एंटरप्राइज अगर एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली एग्रीमेंट करते हैं कि वो प्राइसेस को फिक्स कर देंगे, प्रोडक्शन को फिक्स कर देंगे, मार्केट शेयर अपने आपस में बांट लेंगे, तेरा इतना मेरा इतना, या फिर कल्यूसिव बिडिंग या बिड रिगिंग करेंगे, तो मेरा वो कार्टेल बन जाता है, ठीक है। कितने तरीके कार्टेल होते हैं, इंटरनेशनल कार्टेल होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। इंटरनेशनल का मतलब होता है जहाँ पर हमने कहा कि कार्टेल आपका सारे के सारे एक कंट्री में नहीं बेचते, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल कार्टेल कहते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम सारे मिलके इंपोर्ट करेंगे तो उसको इंपोर्ट कार्टेल कहते हैं, और एक्सपोर्ट कार्टेल का मतलब होता है हम सारे मिलके एक्सपोर्ट को टारगेट करने वाले उसको हम एक्सपोर्ट कार्टेल कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा एक्सपोर्ट कार्टेल ना एईसी के अंदर नहीं निकल के आता। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कार्टेल की, कार्टेल जो आपका है सीक्रेसी में काम करता है, चुपचाप से काम करता है, दिक्कत होने वाली होती है इससे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंडीशन क्या होगी कार्टेल की फॉर्मेशन की, दोस्त ने कहा कि हाई कंसंट्रेशन, कुछ ही बंदे होने चाहिए, एंट्री और एग्जिट बैरियर होने चाहिए आपकी, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर सिमिलर प्रोडक्ट आपका होना चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए कि कल्यूट कर सकते हैं आपस में, और एक्टिव ट्रेड एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है। कार्टेल कुछ भी नहीं, इन्होंने सिर्फ समझाने की कोशिश करी है, बार बार इसको बढ़ा रहे हैं। फिर इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि देखो यार बिल्डर एसोसिएशन देना, उसमें सीमेंट की 12-13 कंपनी थी, उन्होंने मिलकर कहा था कि हम प्राइस ना इतनी तय करेंगे, या हम प्रोडक्शन ना इतनी किया करेंगे ताकि प्रोडक्शन डिमांड बढ़ जाए लेकिन सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ता रहेगा। ये एक कार्टेल था जो इसने केस निकाला, बिल्डर एसोसिएशन वर्सेस सीमेंट कंपनी का एक केस लॉ है, ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा हो गया क्रॉस बॉर्डर कार्टेल का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कार्टेल, इंपोर्ट कार्टेल वगैरह को आप क्रॉस बॉर्डर कार्टेल कहते हो। अच्छा, उसके बाद 3 केसेस निकल के आए थे कि अनियन प्राइसेस जो 80 रुपये हो गए थे, सीसी ने कहा कि कार्टेल बना रखा है, उसमें भी जेट एयरवेज वगैरह आपका एयर की फ्यूल चार्जेस चार्ज करती थी, उसके लिए कोई कार्टेल तो नहीं बना हुआ। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और ये जो है ये सारे मिलकर एक जगह काम करते हैं, इसके लिए तो कार्टेल नहीं बना, ठीक है। अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है यहाँ पर कि बताओ क्या ये कार्टेल है कि नहीं, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन
आता है, ये फ्रेमवर्क हो गया एक तरीके से। क्या अगर कार्टेल है कि नहीं है, इसका कोई फ्रेमवर्क आया है, तो हमारा फ्रेमवर्क यहाँ पर है, पेज नंबर 1.13 पे इसका फ्रेमवर्क है। क्या फ्रेमवर्क है, पहले बताओ कार्टेल क्या होता है, फिर उसको क्वेश्चन से लगाया और इन्होंने समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर चेयरपर्सन का मतलब बताया, चेयरपर्सन का मतलब होता है जो कमीशन यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उसका जो मुख्य बंदा होता है उसको हम चेयरपर्सन कहते हैं। कमीशन का मतलब होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो बंदा गुड सर्विस गुड ले रहा होता है, सर्विस ले रहा होता है, उसको कंज्यूमर कहते हैं। इन्होंने कहा कॉम्पिटिशन एक्ट और विज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखोगे तो कंज्यूमर का मतलब समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा फ्रेमवर्क आया कि किसी बंदे को अगर आपको कंज्यूमर बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, तो इसने कहा फ्रेमवर्क की कंज्यूमर है कि नहीं है, इसका फ्रेमवर्क यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, पहले इसने कंज्यूमर को डिफाइन किया, फिर इसने लगा दिया कि भैया कंज्यूमर बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर इसने कहा डायरेक्टर जनरल कोई बंदा होता है जो कि आपको एक तरीके से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को हेल्प करता है, उसको डीजी कहते हैं। इसके अंदर इन बंदों को भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा, एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी बंदा या सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्शन में, स्टोरेज में, सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, उसको हम एंटरप्राइज कहते हैं। लेकिन अगर सरकार जो संविधान में लिखा है उसके चक्कर में कोई काम करती है, फॉर एग्जांपल एमसीडी का जो काम होता है, उसको आप एंटरप्राइज में काउंट मत करना, वो अलग रहेगा, बाकी आपका सारा एंटरप्राइज में काउंट होता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि देखो सरकार की कोई भी एक्टिविटीज को काउंट नहीं करेंगे। ये एक बढ़िया सा केस लॉ दिया, मेरे को समझ में नहीं आया ज़्यादा इजीली। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी सोवरेन नहीं थी, क्या थी क्या नहीं थी, उसके बारे में यहाँ पर समझाया है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पढ़ लेना, रीड है, सिंपल। फिर गुड के बारे में बताया कि गुड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट जो बनाते हो, डिबेंचर वगैरह बनाते हो। ठीक है, डिबेंचर वगैरह जो आपके होते हैं वो भी गुड होता है। ठीक है, एफडीआर भी जो आपकी होती है वो भी गुड होती है। फिर इन्होंने एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये बोली, फिर एक फ्रेमवर्क दिया कि गुड है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका एक फ्रेमवर्क दे दिया, समझ में आ गया। इन्होंने अच्छी चीज़ बोली कि शेयर्स को ना हम या फिर डिबेंचर्स को जो होते हैं हम गुड तभी मानते हैं, आफ्टर अलॉटमेंट उसको गुड मानते हैं, बिफोर अलॉटमेंट उसको गुड नहीं मानते। इसका यहाँ पर दोबारा लिखा कि शेयर्स को, डिबेंचर्स वगैरह को हम तभी मानेंगे जब वो गुड होगा, आफ्टर अलॉटमेंट उसको गुड मानते, पहले नहीं मानते हैं। मेंबर का मतलब होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी बंदा मेंबर होगा उसको मेंबर कहेंगे। चेयरपर्सन मेंबर अपने आप ही बनता है। नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल गजेट में कुछ बताया। बंदों का मतलब ये सारा होता है। कंपनी का मतलब होता है, कंपनी का मतलब होता है, इसने कहा ये कंपनी का मतलब होता है। और सरकारी कंपनी का मतलब क्या होता है, इसने बताया कि 51% से ऊपर का अगर कुछ होता है सरकार ने या फिर सरकारों ने मिलकर होल्ड कर रखा होता है, उसको हम सरकारी कंपनी कहते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस का मतलब पता है, प्रिस्क्राइब को कोई दिक्कत नहीं। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है कि जो भी आप अमाउंट चार्ज करने वाले हो। इन्होंने कहा प्राइस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डिटरमिन करता है कोई भी जो अग्रीमेंट है वो एंटी कॉम्पिटेटिव या फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है, उसका प्राइस के बेस पर डिसाइड होता है। इंपॉर्टेंट हो गई नहीं, सिंपल समझने वाली है या फिर रीड करने वाली डेफिनेशन थी। फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा बैंक वगैरह जो होते हैं, एलआईसी वगैरह होते हैं, उसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अच्छी सी बात है। रेगुलेशन का मतलब कुछ नहीं। रेलेवेंट मार्केट अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। रेलेवेंट मार्केट का मतलब होता है जो मार्केट हमें कंसीडर करनी है। इन्होंने कहा दो तरीके की मार्केट होती है, एक होती है रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, एक होती है रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। जैसे हमने कहा हमारे यहाँ टिक्की वाला ना सब्जी मिला कर देता है, साथ में आपका टिक्की वाला ना सिर्फ चटनी देता है। तो आप जो रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट की बात कर रहे हो वो आप अपने वाले एरिया की बात कर रहे हो। अच्छा, और रेलेवेंट प्रोडक्ट का मार्केट मतलब क्या हुआ, हमने कहा हम प्रोडक्ट की बात कर ले, अगर हम प्रोडक्ट के बेसिस पे बात करते हैं तो उसको रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। ज़्यादा समझ में नहीं आया। इन्होंने जो एग्जांपल दिया उसमें उतना क्लैरिफिकेशन नहीं है या क्लैरिटी नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि ये देखने के लिए कि अब्यूज़ है कि नहीं है, उसके लिए हम रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट को, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वहाँ छानबीन करते हैं। मतलब इन्होंने कहा रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट यहाँ पर मेंशन कर लो, पेज 1.56 पे ये यूज़ होगा। केस स्टडी नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये यूज़ किया गया था। रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट का मतलब होता है कोई भी एरिया जिसमें हम देखते हैं कंडीशंस देखते हैं कंपटीशन की, सप्लाई ऑफ गुड के लिए या डिमांड ऑफ गुड्स के लिए जो कंडीशन देखी जाती है वो हमारा रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट कहता है। जैसे हमने कहा टिक्की वाला जो हमारे हैं वो 20 रुपये पे माल सप्लाई करता है, आप कह रहे हो वो हमारा हो गया पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, 20 रुपये पे देता है। अब कोई टिक्की वाला वहीं पर कितने रुपये चार्ज कर रहा है, 18 रुपये चार्ज कर रहा है। तो क्यों कर रहा है वो 18 रुपये चार्ज, सेम सर्विसेज दे रहा है, सेम क्वालिटी दे रहा है, तो 18 रुपये क्यों चार्ज कर रहा है, वो हम उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखेंगे। तो उन्होंने कहा ज्योग्राफिक एरिया आपका क्या हो सकता है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकता है या फिर एक नेशन भी हो सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे कि हम सेलुलर ये जो आइडिया वगैरह की सीरीज देखते हैं या पूरा देखते हैं डाटा, ये मेरे पास पूरा इंडिया का निकल के आएगा, ओके। फिर इसने कहा रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आप मार्केट जहाँ पर आपका प्रोडक्ट या सर्विस अवेल किया जाता है। जैसे हमने कहा कि होटल हमारे बने हुए हैं, लेकिन 4 तरीके के हमने अलग अलग होटल बनाए। एक लग्जूरियस होटल है जो हमने नॉर्थ साइड में बनाए, एक हमने नॉर्मल होटल बनाए जो साउथ साइड में बनाए। तो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या होगा, हमने कहा लग्जूरियस का मेरा ऊपर वाला हो जाएगा, बाकी का नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने बताया था एक डीएलएफ का केस बताया कि डीएलएफ के लिए जो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट थी वो थी फ्लैट और रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट थी वो थी हरियाणा। सिर्फ समझना है, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, सिर्फ रीड करो कि कुछ ज्योग्राफिकल मार्केट करके होता है, कुछ प्रोडक्ट मार्केट करके होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा सर्विस केस स्टडी नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज कर ले समझ में ही नहीं आया। इन्होंने कहा सर्विस का मतलब तो कुछ भी सर्विस हो सकता है। अच्छा, वहां पर कैसे सर्विस को यूज किया, ये केस स्टडी नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 7 से देखोगे समझ में आ जाएगा।
शेयर्स का मतलब यानी कि शेयर्स को भी हम गुड तब मानते हैं जब आफ्टर अलॉटमेंट होता है, वही चीज़ यहाँ पर दोबारा लिख दी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी अथॉरिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, काउंसिल वगैरह, उसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोलते हैं। ट्रेड कोई दिक्कत नहीं। टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज को टर्नओवर बोलते हैं। इन्होंने कहा देखो जो इस चैप्टर में पेनल्टी लगती है ना, जो कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर पेनल्टी लगाते हैं वो टर्नओवर के बेसिस पे लगाते हैं, लेकिन टर्नओवर का मतलब यहाँ पर होता है रेलिवेंट टर्नओवर। यानी कि हमने कहा देखो जैसे हमने कहा कि जियो तुम्हारे ऊपर ना 10% ऑफ टर्नओवर की पेनल्टी लगेगी। अब जियो तो रिलायंस का पार्ट है, रिलायंस का 10% ऑफ टर्नओवर उठाओगे, क्या पता जियो का जो टोटल एसेट है उससे ऊपर निकल के आ जाए। तो रेलेवेंट टर्नओवर का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट या सर्विस की बात कर रहे हो, जिस ज्योग्राफिकल मार्केट की आप बात कर रहे हो, वहां पर जो हमारा टर्नओवर निकल के आ रहा है उसको हम रेलेवेंट टर्नओवर बोलते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ठीक है, इतना हो गया हो गया। कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी हमने बात कर ली, एक बार जल्दी से यहाँ से देख लेते हैं। हमने कहा हमारे पास अग्रीमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल करके होता है और कुछ वर्टिकल करके भी होता है। ठीक है, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल को दिक्कत नहीं। कार्टेल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें कार्टेल के ये सब बताया, और यहाँ पर एक बिड रिगिंग करके आपके पास होता है, बिड रिगिंग का टाइप और सब कुछ समझाया, तो बिड रिगिंग भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। 6% दिक्कत नहीं, कमीशन दिक्कत नहीं, कंज्यूमर दिक्कत नहीं। कंज्यूमर का फ्रेमवर्क यहाँ पर समझाया था। ठीक है, कंज्यूमर का फ्रेमवर्क समझाया था, और इससे पहले किसी और का फ्रेमवर्क भी समझाया था कि वो है कि नहीं, गुड का बताया था शायद, गुड का फ्रेमवर्क समझाया है वो यहाँ पर लिख लेना। फिर मेंबर वगैरह बताया, पर्सन वगैरह बताया, प्राइस बताया, कोई टेंशन नहीं। रेलिवेंट मार्केट आपके पास, रेलिवेंट यहाँ पर ज्योग्राफिक मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट दो होती हैं, तो ये मेरे पास फिर से इंपॉर्टेंट था, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। और इसमें दोनों में आगे जो पेज नंबर रेफर हो रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर लो। शेयर्स टर्नओवर के लिए इसने कहा कि रेलेवेंट टर्नओवर करके कोई चीज़ होती है, तो रेलेवेंट टर्नओवर क्या होता है इस चीज़ का ध्यान रख लेना। बस इतना ही है, इतना ही इसमें हो गया हो गया। चलो आगे आगे हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि इन्होंने कहा सबसे पहले तो ना एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट की बात करते हैं। मतलब दो कंपनियां थी, दो कंपनियां अच्छी खासी चल रही थी, उन्होंने आपस में मिलकर ना कोई सहज गहज कर ली। अच्छा, हमने कहा कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया या उसके अंदर कंट्रोल ले लिया या अमलगमेंट करा, तो उसको ना अग्रीमेंट नहीं बोलते, उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। वो हमारा आगे डील होगा, वो हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है, वो हमारा आगे डील होगा। अगर दो कंपनी आपस में कोई अग्रीमेंट करती है कि हम प्रोडक्ट्स को इतना ही मैन्युफैक्चर करेंगे या प्राइस को इतना रखेंगे, तो वो हमारा इसके अंदर कवर होने वाला है। अच्छा, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कहते किसको, तो उन्होंने कहा कि कोई भी एंटरप्राइज क्या नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी जिससे कोई भी एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट निकल के आएगा। इसको हम एईसी बोलते हैं। एईसी का मतलब होता है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन अगर निकल के आ रहा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं। चल केस नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, और बाकी भी बार बार यूज हो रहा है। पेज नंबर 1.54 पे भी सेम चीज मिल जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट किसको कहते हो आप। ठीक है, तो हमने कहा कि कोई भी अग्रीमेंट आपका एंटी कॉम्पिटिटिव कब कहलाएगा, अगर क्वेश्चन ने पूछा है तो बताना है कि कोई भी अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव यहाँ पर कहलाता है। अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कोई भी अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव कहलाता है तो ऐसे करके कहलाता है। यानी कि हमने कहा कि हम प्रोडक्शन इतना ही करेंगे या फिर हम सप्लाई इतना ही करेंगे या फिक्स करेंगे प्राइस या बिड रिगिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो मेरा एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट मेरा बन गया, तो फैक्टर्स टू बी लुक्ड टू डिटरमिन अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है कि नहीं है, किन-किन फैक्टर्स का हम ध्यान रखें। तो हमने कहा इन फैक्टर्स का ध्यान रख लेना। क्या पढ़ा अभी आपने, हमने पढ़ा कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट किसको कह सकते हैं, तो हमने एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट इनको कह सकते हैं। और फैक्टर हम क्या ध्यान में रखें, अगर हमने कहा है कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम ये फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। ओके ओके, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट आपके वॉइड अग्रीमेंट होते हैं, सरकार की नज़र में कोई कुछ नहीं होता है इनका। ठीक है, फिर ये बताता है एग्रीमेंट के दो टाइप से, एक आपका हॉरिजॉन्टल था, एक आपका वर्टिकल था। अब ये समझा रहा है कि हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट को हम कब बोलेंगे कि आपका हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट जो है वो आपका एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या था, हमने हॉरिजॉन्टल का मतलब था कि सेम या सिमिलर गुड्स ऑफ सर्विस दे रही थी, आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स ऑफ सर्विस दे रही थी और ऐसे करके ऑपरेट कर रही थी। अलग अलग लेवल ऑफ ऑपरेशन नहीं थे, सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन थे। वो दोनों मिलकर कुछ अगर एग्रीमेंट करेंगे जिससे कोई एईसी निकल के आएगा, यानी कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट निकल के आएगा, तो वो मेरे ख्याल से हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होगा जिसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। तो उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट का एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कैसे हो सकता है, ये हमने यहाँ समझाया कि कोई भी एग्रीमेंट अगर कोई भी एंटरप्राइज एसोसिएशन या पर्सन या कोई भी बंदा करता है जो कि कार्टेल को इंक्लूड करते हुए, जो कि आइडेंटिकल या फिर सिमिलर गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहा था, सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहा था, जिससे क्या होगा, परचेज या सेल प्राइस डिटरमिन हो रही है, फिर लिमिट कर रहा है प्रोडक्शन वगैरह को, या फिर मार्केट शेयर आपस में बांट रहा है, जोग्राफिकल एरिया बांट रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है जिससे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट निकल के आएगा, तो हम मानेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट हमारा एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट वाला था। यानी कि क्वेश्चन उसने पूछा कि हाउ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट विल बी ट्रीटेड एज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट वाला, तो हम यहाँ से उसको उठा के लिख देंगे। ठीक है ठीक है,
अब यहाँ पर सॉरी बिड रिगिंग यहाँ पर है, बिड रिगिंग यहाँ पर समझाया, ठीक है। बिड रिगिंग का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा बिड रिगिंग का मतलब होता है, बिड रिगिंग का मतलब होता है कि अगर आप क्या करते हो कि हम बिड नहीं करेंगे या फिर हमने तुझसे कम दाम डाल देंगे तो हमें मिलेगा ही नहीं, या फिर कोई हम कंडीशन डाल देंगे ताकि हमें वो बिड मिले ना, ठीक है, तो वो बिड रिगिंग कहलाता है। तो वेज ऑफ बिड रिगिंग यहाँ पर है। फॉर्म्स ऑफ बिड रिगिंग का मतलब क्या होता है, एक होती है बिड सपरेशन, ठीक है, कि हमने जानबूझ के बिड से विड्रॉ कर लिया या रिफिल कर लिया। कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग, हम कोई टर्म लगा ले रहे हैं या फिर हम बहुत कम अमाउंट कोट कर रहे हैं ताकि हमें बिड ना मिले, या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट कोट रहे कोई बिड ना मिले, ठीक है। बिड रोटेशन, इस बार तू डाल दे अगली बार मैं डाल दूंगा बिड, ठीक है। कौन सी बिड की बात हो रही है यार, सिंपल जो बिड आप करते हो ना कि चलो हमने ऑडिट के लिए बिड डाल दी कि ठीक है 1.5 लाख तेरा 1 लाख मेरा ऐसे करके बिड। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, बिड तो तुझसे डलवाई लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तू मेरे को कर देगा, उसको हम कहते हैं। तो इसने कहा कि हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट को हम कब मानेंगे कि हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट का कोई एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, तो वो इस पेज पे पूरा का पूरा लिखा है, इसी को टिकना है। अच्छा, फिर हमने कहा वर्टिकल एग्रीमेंट। वर्टिकल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दो एंटरप्राइजेस थे, अलग अलग लेवल ऑफ ऑपरेशन पे थी, लेकिन उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर लिया जिससे हमारा वो निकल के आने वाला है, क्या निकल के आएगा, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट निकल के आएगा कंपटीशन पे, ठीक है। कैसे, तो हमने कहा देखो ऐसे निकल के आएगा, टाइन अग्रीमेंट अरेंजमेंट कर दिया। मतलब उसने कहा कि चाय के साथ ना पतीला लेना पड़ेगा, कि चाय की पत्ती लेनी है और पतीला लेना ही पड़ेगा आपको। इसका एग्जांपल क्या है, कुछ केस स्टडीज में एग्जांपल लिया है कि अगर आपको हमारा ये वाला पर्टिकुलर बिल्डिंग का फ्लोर चाहिए तो चौथा वाला माला भी खरीदो। अच्छा, तो वो मेरा टाइन अग्रीमेंट अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर हमने अग्रीमेंट किया था कि अगर परचेज करोगे एक गुड को तो कंडीशन है कि दूसरी भी परचेज करनी पड़ेगी। फिर हमने कहा एक्सक्लूसिव सप्लाईज अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया सप्लाई करेगा तो हमारी वाली की सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूट वहीं करेगा जहाँ हम बोलेंगे। रिफ्यूज टू डील, मतलब कि अगर हमारी वाली में डील करा किसी और में डील मत करियो। रीसेल, हमने जो दाम बोला उसी पे बेचेगा, आगे किसी और दाम पे नहीं बेचेगा। इसका इन्होंने एक्सेप्शन दिया कि मान ले वो प्राइसेस से कम पे भी बेच पा रहा है तो फिर आपका रीसेल के अंदर कवर नहीं होगा। अच्छा, फिर ऐसे कहोगे कि सर ऐसे तो आप कह देते कि हमने पेटेंट लगा देते हैं अपनी किताबों के ऊपर, कॉपीराइट लगा देते हैं, पेटेंट कॉपीराइट लगाते हैं वहां पर भी तो आप रिस्ट्रिक्शन ही इंपोज कर रहे हो, तो क्या वो भी वर्टिकल अरेंजमेंट कहलाएगा जिसका हम कहते हैं कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होने वाला है? नहीं, वो नहीं कहलाता। उसके लिए हमने कहा कॉपीराइट एक्ट या फिर पेटेंट एक्ट वगैरह लगाते हैं तो उसका कोई एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्टली पहले नोट से या फिर अभी तक नहीं पढ़ा, अगर वहां से नहीं पढ़ रहे हो साथ के साथ तो एक बार समरी रीड कर लो। समरी में इन्होंने पहले समझाया कि एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी एप्रिशिएबल मतलब कुछ भी उल्टा होने वाला है। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट को हम कैसे बोलेंगे कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट था। फिर एक केस लॉ दिया कि कुछ बंदों ने मिलके कहा कि हम आइडेंटिकल बिड प्राइस कोट कर देंगे, तो सीसीआई ने बाद में पता किया कि भैया ये बिड रिगिंग कर रहे थे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट था जहां पर ये बिड रिगिंग कर रहे थे, एक्चुअल केस लॉ है ये। फिर उन्होंने कहा ऐसे ही आइडेंटिकल बिड प्राइस एक और कोई कंपनी ने कोट करवाए थे, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ बंदे कह रहे थे कि हम बिड ही नहीं करेंगे, उसका एग्जाम्पल निकल के आए। फिर वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है, तो उन्होंने कहा टाइन अरेंजमेंट करते हो, एक्सक्लूसिव वाला करते हो, ये वर्टिकल टाइन एग्रीमेंट होता है। अच्छा, इसका एडवर्स इफेक्ट कैसे निकल के आएगा इसको समझाया। अच्छा, फिर इन्होंने कहा ई कॉमर्स वाला एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि कस्टमर और ई कॉमर्स में जो बंदे होते हैं ना वो कहते हैं कि हमसे खरीदोगे तो आपका ये भी वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमसे लोगे तो एक और आपको प्रोडक्ट मुफ्त में देंगे। तो उसने कहा नहीं होता, क्योंकि वो कहता है ना नीचे दे देता है कि भैया हमसे ना लेके किसी और से लोगे इतने का पड़ेगा, तो वो कंपैरिजन वगैरह सब कुछ शो करता है, तो इसलिए वो आपका वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर एग्रीमेंट के अंदर कवर नहीं होगा, ठीक। फिर कार के स्पेयर पार्ट का क्या चल रहा था कि कार वाले बीच में क्या कर रहे थे, होंडा वाला कह रहा था कि अगर कोई स्पेयर पार्ट खरीदना है तो हमारे ही मैन्युफैक्चरिंग हमारे ही शोरूम से आके लो, और 5,000 की चीज 15,000 की दे रहे थे। ये सारे के सारे होंडा वगैरह करने लगे थे, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा क्या होता है, ये वर्टिकल अग्रीमेंट होता है, ये वर्टिकल अग्रीमेंट आपने कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया। फिर इन्होंने बताया कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन कॉपीराइट एक्ट वगैरह आपका एक्सेप्शन निकल के आता है। इतना क्या है, ये हमारे एग्रीमेंट्स की हमने बात करी। चलो समझ लेते हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कॉम्पिटिशन के ऊपर किसी भी एग्रीमेंट का अगर कोई इफेक्ट निकल के आएगा उल्टा, तो उसको हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कहते हैं। फैक्टर्स टू कंसीडर वाइल डिसाइडिंग एडवर्स इफेक्ट, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं, पेज नंबर 1.24 पे आ जाओ, तो डायरेक्टली निकल के आ जाना कि ये हमारे फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे फैक्टर्स हैं जिससे हम कहेंगे ये हमारे फैक्टर्स है कि एडवर्सिबल एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं है, और कब, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे, ओके। फिर हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। बिड रिगिंग का कॉन्सेप्ट पूरा समझाया, इसके टाइप्स वगैरह बताया। वर्टिकल बताया, एक्सेप्शन से एग्जम्पशंस बताए। फिर ये केस लॉ ले लिए, अच्छे खासे केस लॉ है। यहाँ पर समझते हुए क्या लिख लो कि केस लॉ 1.29 के हैं, 1.29 के केस लॉ है। आप समझने के लिए क्या लिख लो, ये आइडेंटिकल बिड प्राइस का केस लॉ था, ये भी आइडेंटिकल बिड प्राइस का, ये भी आइडेंटिकल बिड प्राइस का है, 3 आइडेंटिकल बिड प्राइस के केस लॉ है। बाकी केस लॉ किसका है, ये मोहित वाला केस लॉ ई कॉमर्स का है, ये वाला केस लॉ किसका है, ये वाला केस लॉ मेरा कार के स्पेयर पार्ट का है। यहाँ पर डायरेक्टली लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। फिर आगे बढ़ गए, अब हमारे पास आ रहा है सेक्शन नंबर 4 जो अब बात करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन।
अच्छा, अभी तो डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है? अभी तक आपने कहा कि कोई भी अग्रीमेंट हमने एक ही चीज़ पढ़ी कि कोई भी अग्रीमेंट कहलाएगा कि उसका कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो हम कैसे करें उसके फैक्टर्स बता दो। और हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होता है और वर्टिकल एग्रीमेंट होता है, और हमें ये बता दो कि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और वर्टिकल एग्रीमेंट का जो इफेक्ट है वो एडवर्स निकल के आएगा, तो कैसे होगा ये हमने समझा दिया। आगे हमारे पास निकल के आता है कि डोमिनेंट पोजीशन होती क्या है, डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने सबसे पहले समझाया कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ये होती है डोमिनेंट पोजीशन, दिस इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। क्या ये डोमिनेंट पोजीशन है? नहीं नहीं नहीं, समझो बात को। डोमिनेंट पोजीशन ये है, फैक्टर्स जो डोमिनेंट पोजीशन को डिटरमिन करेंगे वो ये होते हैं, मतलब मेरे पास 80% मार्केट शेयर है तो मेरे पास डोमिनेंट पोजीशन है। मेरे पास साइज और रिसोर्स ऑफ एलोकेशन बहुत ज़्यादा था, जैसे कि जियो के पास था, डोमिनेंट पोजीशन थी। मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, मैं काउंटर व्हीलिंग बाइंग पावर रखता हूँ, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर और साइज अलग है, या फिर उसको डिटरमिन करते हैं। तो ये मेरे पास फैक्टर्स होते हैं जो डोमिनेंट पोजीशन को डिटरमिन करेंगे। केस स्टडी नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 है, केस स्टडी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9, केस स्टडी नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 6। फैक्टर्स जो डोमिनेंट पोजीशन को डिटरमिन करते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। हमने पता कर लिया कि ठीक है डोमिनेंट पोजीशन है कि नहीं, यहाँ से पता चलेगा। फिर डोमिनेंट पोजीशन अगर आपके पास है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि हमने अब्यूज किया उसका। अच्छा, अब्यूज का मतलब क्या होता है? अब्यूज का मतलब होता है मेरे पास डोमिनेंट पोजीशन थी और हमने क्या किया, डोमिनेंट पोजीशन मेरे पास मार्केट शेयर बहुत सारा था, हमने कहा कि परचे हम क्या करेंगे, हम ना प्रोडक्शन को लिमिट कर देते, हम प्रोडक्शन को लिमिट करते। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अब्यूज कर रहे हो डोमिनेंट पोजीशन का, उसको हम बोलते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के केसेस यहाँ पर निकल के आएंगे कि आप क्या करते हो, आप परचेज को या फिर सेल को कोई कंडीशन लगा देते हो, या फिर प्राइस फिक्स कर देते हो, लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट जो भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की आएगी। और डोमिनेंट पोजीशन कब होता है ये हमने यहाँ से बताया, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि प्रीडेटरी प्राइस का मतलब क्या होता है। प्रीडेटरी प्राइस का मतलब होता है कि कॉस्ट से नीचे भी अगर आप बेचते हो तो उसको प्रीडेटरी प्राइस कहते हैं। केस स्टडी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यूज होता है, और केस स्टडी नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्रीडेटरी प्राइस को उन्होंने यूज किया। अच्छा, अब अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रहे थे, ये हमने पता कर लिया कि डोमिनेंट पोजीशन थी और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रहे थे। कैसे करते हो? इन्होंने कहा दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सप्लॉइटेटिव, एक होता है एक्सक्लूजनरी। अच्छा, एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब होता है हम एक्सेसिव प्राइस चार्ज कर रहे हैं, मेरे पास मार्केट शेयर अच्छा था, अब देख लो जियो, वोडाफोन, आइडिया के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तीनों मिलकर 666 रुपीज चार्ज करते हैं, अभी 700 रुपये कर दिए उन्होंने 3 महीने के, तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्लॉइटेटिव है भैया, बर्बाद करने में तो लगा हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या, डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस है, फिर एक्सक्लूजनरी अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, मतलब क्या हो गया कि अगर बेचेंगे तो हम ही बेचेंगे, हमें छोड़ के कोई बेच के दिखा दे। अच्छा, ऐसे करके निकल के आता है। जैसे डीएलएफ ने कहा कि हम ही से खरीदते थे ना, तो उन्होंने कहा कि हमसे खरीदोगे तो हम 4 महीने में नहीं, हम 6 महीने में डिलीवरी करेंगे, अपनी मनमर्जी से वो डिलीवरी कर रहे थे, प्राइसेस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। कोल इंडिया के एक ऑपरेशन निकल गया था कि कोल इंडिया के मार्केट फोर्सेस जो थे वो गलत थे। बीसीसीआई का एग्जांपल निकल गया था, बीसीसीआई अपने बीसीसीआई का तो नाम आता ही रहता है कि बीसीसीआई अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है। अच्छा, हो गया। ये हमारे पास जो हेडिंग थी, ये हमारे पास जो टॉपिक था वो था डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज क्या होता है। तो उन्होंने कहा फैक्टर जो डिटरमिन करते हैं डोमिनेंट पोजीशन क्या है, प्रीडेटरी प्राइस क्या है, और इसका अब्यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसके कुछ केस लॉस है और अब्यूज कैसे निकल के आएगा, ये यहाँ पर निकल के आएगा। सेक्शन नंबर 4 हमारे पास कवर हो गया। ओके, चलो सेक्शन नंबर 5 पे निकल के आते हैं। सेक्शन नंबर 5 बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? इन्होंने कहा कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी ध्यान से सुनो, 5A, सेक्शन नंबर 5 A B C 3 होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमने एक्विजिशन करा, ठीक है, हमने एक्विजिशन करा, फिर से ठीक है, हमने मर्जर या अमलगमेशन किया। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक्विजिशन होता है एक या एक से ज़्यादा एंटरप्राइजेस का, ठीक है, या फिर मर्जर होता है या अमलगमेशन होता है एक से ज़्यादा एंटरप्राइजेस का, तो उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे, अगर यानी कि इफ। मतलब आप कह रहे हो कि रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने कल को अच्छा बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है, वोडाफोन ने आइडिया के साथ मर्जर कर दिया। अब आप कहोगे कि वोडाफोन ने जो आइडिया के साथ मर्जर किया था क्या वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा? तो उन्होंने कहा पहली चीज निकाल के लाओ, पहली चीज मेरे पास आती है कॉम्बिनेशन है कि नहीं। अगर वोडाफोन या फिर कोई भी एंटरप्राइजेस दो मिलकर कॉम्बिनेशन करते हैं, आपस में मर्जर करते हैं, अमलगमेशन करते हैं, या फिर कोई भी एंटरप्राइज दूसरे वाले एंटरप्राइज को खरीद लेता है, मान लो 2 ही एंटरप्राइज हमारे पास मार्केट में अवेलेबल थे, ठीक है, और दोनों में से क्या हुआ, एक ने दूसरे को खरीद लिया, तो हमें पता है एक ही रह गया, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज होंगे। तो कॉम्पिटिशन के लिए वो कहता है सबसे पहले हमारी कंडीशन निकल के आती है, पहले चेक करो कि कोई भी मर्जर हो रहा है, कोई भी अमलगमेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्या वो कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? हमने कहा अगर एक्विजिशन हो रहा है तो ये चीजें चेक कर लेना, ये पढ़ना है भी नहीं, अभी मत पढ़ना। अगर एक्विजिशन हो रहा है तो ये चेक करना। अगर एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल हो रही है एक पर्सन के द्वारा जो एंटरप्राइज पे है, वैसे पर्सन हैज ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अनदर एंटरप्राइज इंगेज इन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ऑफ सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज इफ
अच्छा, ये इन्होंने कहा कि हमने डायरेक्टली दूसरे वाले को अक्वायर कर लिया, दूसरा हमने कंट्रोल अक्वायर कर लिया। कैसे अक्वायर कर लिया, प्रोडक्शन वगैरह का, ये एक बार रीड कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, हमने कंट्रोल कर लिया। या फिर सीधे इन्होंने कहा मर्जर एमल्गेमेशन कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे। कब कॉम्बिनेशन बोलेंगे, डायरेक्टली यहाँ से। ये रिवाइज लिमिट है, यही पढ़नी है, पुरानी वाली लिमिट जो यहाँ दे रखी है, जो वहाँ दे रखी है, वो नहीं पढ़नी है। कैटेगरीज ऑफ कॉम्बिनेशन, अक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय एक्वायरिंग शेयर्स वगैरह, अक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइज, या फिर मर्जर एमल्गेमेशन आपके कब कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, अगर आपके ज्वाइंट असेट्स 2000 करोड़ के हो गए, यानी कि हमारे वाले उसके वाले मिलके ज्वाइंट असेट्स कितने हो गए, 2000 करोड़ के हो गए, या फिर ज्वाइंट टर्नओवर 6000 करोड़ का हो गया, ठीक है, एंटरप्राइज लेवल पे। ग्रुप लेवल पे 8000 का हो गया या 24000 का हो गया। इन इंडिया आउटसाइड इंडिया मिला के ज्वाइंट असेट्स इतने के हो गए, या मिनिमम इतने का हो गया, ज्वाइंट टर्नओवर इतने का हो गया, मिनिमम इतने का हो गया। तो हमारा अगर इनमें से कुछ निकल के आता है केस, तो आपको उसको कॉम्बिनेशन बोलना पड़ता है। अच्छा, उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब क्या करो, ये पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद, इसकी पूरी एक थोरो रीडिंग 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट की रीडिंग देना और कुछ मत करना। रीडिंग दे दी, समझ में आ गया, ठीक है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, इन्होंने ग्रुप का मतलब समझाया कि ग्रुप का मतलब होता है अगर कोई भी बंदा एक्सरसाइज कर रहा है 26% का वोटिंग कंट्रोल, या फिर 50% ज़्यादा डायरेक्टर लगा सकते हैं, या फिर मैनेज कर सकता है मैनेजमेंट को, तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। ओके। फिर इसमें कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह निकाली हैं। अच्छा, नोटिफिकेशंस क्या निकाली हुई हैं, नोटिफिकेशंस ना हम डायरेक्टली यहाँ से ना पढ़ के अभी आगे एक जगह से पढ़ा देंगे आपको। चलो, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने बोला कि देखो, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब, हमने कहा देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब था कि कोई भी मर्जर वगैरह हो रहा है, एमल्गेमेशन वगैरह हो रहा है, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। हमने कहा इसको हम रेगुलेट करना चाहते हैं। रेगुलेट कैसे करना चाहें, कोई भी अगर ऐसा निकल के आए, पहले आपने पता कर लिया कि आपका कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। हमने कहा पता कर लिया, दोनों मिलकर 6000 या 7000 करोड़ का हमारा क्या बनेगा, एसेट साइड बन जाएगा, यानी कि अच्छा खासा डोमिनेंट पोजीशन होगा मार्केट के ऊपर, ठीक है। उन्होंने कहा अगर ऐसा निकल के आ रहा है तो क्या करना, रेगुलेट करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन को। तो उन्होंने कहा 6 सबसेक्शन 1 के अंदर लिखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इज वॉइड। अच्छा, किसी भी कॉम्बिनेशन से अगर कोई भी एईसी निकल के आएगा तो उसको वॉइड कहेंगे। लेकिन एईसी निकल के आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो उसने कहा देखो, हमने एक कंडीशन लिखी 6 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। क्या लिखा कि अगर कोई भी ऐसी कंपनियां मिलकर क्या मर्जर एमल्गेमेशन कर रही हैं, कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर कर रही है, कंट्रोल ले रही है, फिर कुछ भी कर रही है, तो क्या करेगी, कोई भी बंदा या कोई भी एंटरप्राइज जो कि प्रपोज कर रहा है कॉम्बिनेशन में एंटर करने के लिए, कॉम्बिनेशन में एंटर करने के लिए पहले कंडीशन देखो, मतलब एक्विजिशन वगैरह हो रहा है, अगर लिमिट सेटिस्फाई होगी तो कॉम्बिनेशन कराएगा, आप कहाँ कॉम्बिनेशन कराएगा। उसने अगर कॉम्बिनेशन करा के हो गया तो क्या करेगा, खुद क्या करेगा, नोटिस देगा कॉम्पिटिशन को, यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को वो एक नोटिस देगा, ठीक है, फीस पे करेगा और सारी की सारी चीज़ें जो प्रपोज कॉम्बिनेशन की वो सारी की सारी बता देगा। कब बताएगा, विद इन 7 डेज यहाँ लिखा हुआ, लेकिन ये 30 दिन हो गया है, ये 30 दिन हो गया है। तो उन्होंने कहा 30 दिन के अंदर बता देना। किसके 30 दिन के अंदर बताएं, तो उन्होंने कहा देखो, सेक्शन नंबर 5 के अंदर हमने कहा था कि आप अमलगमेट करने वाले हो, अमलगमेट सी के अंदर था, तो हमने कहा अमलगमेट करने वाले हो, अमलगमेट करने के लिए आपकी दोनों कंपनीज के जो बोर्ड होते हैं वो अप्रूव करते हैं। जैसे ही वो अप्रूव कर देंगे, मतलब अमलगमेशन के लिए तैयार हो, अप्रूवल के 30 दिन, अप्रूवल के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप सीसीआई को बता देना कि आपके कॉम्बिनेशन जो आप करने वाले हो उसकी क्या कंडीशन है, या क्या फिर उसकी जो भी है वो सारी की सारी बता देना। अच्छा, हमने कहा नहीं, हम अमलगमेट नहीं करने वाले, हम अक्वायर करने वाले। तो उसने कहा अक्वायर करने वाले हो तो जैसे ही एग्जीक्यूट करने वाले उस एग्रीमेंट को या डॉक्यूमेंट को जो एक्विजिशन के लिए है इंपॉर्टेंट, वो जैसे ही करने वाले थे उसकी 30 दिन के अंदर अंदर सीसीआई को बता देना। अच्छा, 30 दिन के अंदर सीसीआई को बताना है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि 30 दिन के अंदर सीसीआई को आपको बताना है। यहाँ पर 6 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसने कहा 6 सबसेक्शन नंबर 2A निकाला। 2A कह रहा है कि आपने जब बताया, आपने नोटिस दे दिया सीसीआई को, हमने नोटिस दे दिया 30 दिन के अंदर नोटिस दे दिया। जिस दिन नोटिस दिया उससे 210 दिन के अंदर अंदर अगर कोई ऑर्डर नहीं आया, तो उन्होंने कहा नो कॉम्बिनेशन शैल कम इनटू इफेक्ट अंटिल 210 days have passed on the day on which notice have been given और कमीशन है पास ऑर्डर अंडर 31। हमने कहा देखो 210 दिन एक तो मैक्सिमम है, ठीक है, हमने नोटिस दिया, ठीक है, तो कब तक नहीं वैलिड माना जाएगा, जब तक 210 दिन नहीं गुजर गए, या फिर कमीशन ने ऑर्डर पास नहीं कर दिया, यानी कमीशन के पास ऑर्डर पास करने के लिए कितने दिन अवेलेबल है, 210 दिन अवेलेबल है। तो हमने कहा 210 दिन गुजर जाएंगे, ऑर्डर पास हुआ नहीं हुआ, तेल लेने के ऑर्डर 210 दिन हो गए, हमारा माना जाएगा कि अप्रूव हो गया। ओके, 210 दिन हैव पास ऑन द डे ऑन व्हिच नोटिस हैव बीन गिवन टू द कमीशन, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि एक टाइम लिमिट इन्होंने यहाँ पर इंपोज करने की कोशिश करी, इंपोज कर दी, ठीक है। एग्जाम किसको किया, एग्जामेशन का मतलब है हमने कहा देखो यार कॉम्बिनेशन था, लेकिन अभी भी आपको सीसीआई को अप्रूवल के लिए कुछ नहीं लिखना। किसके लिए बोला, इन्होंने कहा प्रोविजन जो है सेक्शन के किसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, शेयर सब्सक्रिप्शन के ऊपर, फिनिशिंग फैसिलिटी के ऊपर, इन सब के ऊपर अप्लाई नहीं होते। समझ में नहीं है, आगे पढ़ लेना, आ जाएगा अभी। चलो, सीसीआई टू डील विद कॉम्बिनेशन, कमीशन जो है रिसिप्ट ऑफ नोटिस सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर आप नोटिस दोगे, उसको डील करेगा 29, 30, 31 के साथ, यानी कि सबसेक्शन नंबर 6 जहां पर भी लिखे आप दिख जाए 29 को, 30 को, 31 को और 6(2)A को ध्यान से साथ में पढ़ना, तभी समझ में आएगा। 210 दिन वाली बात यहाँ से पढ़ के जा रहे हो। चलो इन्होंने कहा
6 के अंदर लिखा फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन टू सीसीआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेन इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए इन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर, यहाँ पर फिर से 7 दिन लिखा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन के अंदर वो कमीशन को इन्फॉर्म करेगा। चलो नोट्स से इसको पढ़ते हैं एक बार, नोट्स में क्या लिखा है। अच्छा उससे पहले एक एग्जाम्पशन पढ़ो कि सरकार ने ना एग्जाम्प्ट कर दिया था हर बंदे को जो भी कॉम्बिनेशन करने वाला था कि नोटिस 30 दिन के अंदर नहीं देना। मतलब सरकार ने एग्जाम्प्ट किया, सरकार ने बोला कि देखो यार आपको ना 30 दिन के अंदर नोटिस देना, मतलब नोटिस ही नहीं देना, क्लैरिफाई किया। 30 दिन के टाइम लिमिट से एग्जाम्पशन मिला है, नोटिस देने से एग्जाम्पशन नहीं मिला, ठीक है। एग्जाम्प्ट किसको किया था, तो हमने कहा हम किस किस को एग्जाम कर रहे हैं, किस किस को एग्जाम कर रहे हैं, तो हमने किसको एग्जाम किया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह को एग्जाम किया। फिर यहाँ पर एक ग्रीन चैनल वाली बात निकल के, ग्रीन चैनल का मतलब क्या होता है कि अगर आपका इन्होंने कहा एक नया ग्रीन चैनल इंट्रोड्यूस किया चैप्टर के स्टडी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ग्रीन चैनल का मतलब है सरकार ने एक नया बनाया कि भैया कॉम्बिनेशन के चक्कर में ना कॉम्बिनेशन होता था लेकिन सीसीआई के पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती थी, पेंडिंग रहती थी, कॉम्बिनेशन हो ही नहीं पा रहा था, एप्लीकेशन वगैरह हो ही नहीं पा रहा था। तो हमने कहा कि अगर आपका एक ग्रीन चैनल हमने बना दिया है, अगर आपका कॉम्बिनेशन ग्रीन चैनल के अंदर आने वाला है तो मान लेना कि आप डीम अप्रूव्ड हो, ठीक है। डीम अप्रूव हो, आप अपने आप को असेस कर लो ग्रीन चैनल के अंदर हो कि नहीं हो, ये देख लेना। एक तरीके से बाईपास यहाँ पर प्रोवाइड किया सरकार ने आपको, बीजेपी सरकार ऐसा करती ही रहती है। अच्छा क्या पढ़ा अभी तक हमने, इसमें हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी मर्जर या फिर एक्विजिशन आपको कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा, ठीक है। सरकार ने किस किस को एग्जाम्प्ट किया ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि नोटिस आपको 7 दिन के अंदर देना होता है बीओडी या रेजोल्यूशन के 5A और 5B के अंदर या 5C के अंदर 7 दिन की वाली बात है, 30 दिन यहाँ पर हो गया, दोबारा पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन चैनल क्या होता है ये हमने बता दिया, इतना ही है, इतना ही है अभी। चलो आगे, अब एक तरीके से ब्रेक लगेगा, सिंपल सा स्पीड से बढ़ाते चले जाओ। यहाँ से क्या है, कॉम्पिटिशन और कमीशन ऑफ इंडिया का बताया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया होती क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का हमने एक इसका स्टेटस बताया, बॉडी कॉर्पोरेट होती है, हेड ऑफिस कहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली में हेड ऑफिस है। कंपोजिशन ऑफ कमीशन, ध्यान दो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ कमीशन यानी कि कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने बंदे होंगे, हमने कहा एक चेयर बंदा होगा, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए और मैक्सिमम 6 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। अदर मेंबर्स की बात कर रहा है यानी कि चेयरपर्सन को इंक्लूड करते हुए ये कम से कम 2 और ग्रेटर देन मतलब लेस देन 6 आपके मतलब मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा, सरकार अपॉइंट करती है, ठीक। केस स्टडी नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसको पूछा गया है, ओके। क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, तो हमने कहा चेयरपर्सन भी और सारे के सारे मेंबर्स भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के होंगे, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनमें से किसी में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चेयरपर्सन और मेंबर जो आपके होल टाइम मेंबर कहलाएंगे, ओके। अब हमने कहा कि आपने कहा सरकार अपॉइंट करेगी, सरकार कैसे अपॉइंट करेगी, तो इसने कहा सरकार किसका हेल्प लेगी, उसकी वो लेती है सिलेक्शन कमेटी की हेल्प। इसको कमेटी का मतलब सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी क्या होता है, तो हमने कहा सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या उसका नॉमिनी होता है और एक सेक्रेटरी का बंदा होता है, एक इसका बंदा होता है, 2 बंदे और होते हैं। ये बंदे क्या करेंगे, ये बंदे कुछ नहीं, सरकार को क्या करते हैं, एक बताते हैं कि भैया इस बंदे को आप कंसीडर कर सकते हो, 15 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा बंदा है, इसको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। सिलेक्शन कमेटी का टर्म क्या होगा, सिलेक्शन कमेटी का टर्म क्या होगा, सिलेक्शन कमेटी का टर्म क्या होगा, क्या कमीशन के टर्म की बात कर रहा है, नहीं। सिलेक्शन कमेटी का टर्म क्या होगा, जो बंदा जो टीम बनी हुई है जो कि आपको रिकमेंड करने वाली है, गवर्नमेंट को रिकमेंड करने वाली है, उसका टर्म क्या होगा, उसका टर्म होने वाला है 1.5 साल का, अच्छा ठीक है। उसका मैनर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, वो ऐसे होगा, उसके फंक्शंस क्या होंगे, यहाँ होंगे, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर यानी कि सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो चेयरपर्सन और मेंबर बनता है उसका टर्म क्या होगा, तो हमने कहा मैक्सिमम टर्म होता है 5 साल का। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट होता है कितने साल का मैक्सिमम होना चाहिए, तो हमने कहा चेयरपर्सन या कोई भी बंदा जो है 65 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 65 साल या उससे नीचे का चल जाएगा। अच्छा कोई भी वैकेंसी होगी उसकी रेजिग्नेशन या रिमूवल से तो फ्रेश अपॉइंटमेंट से फुलफिल कर लेना। ओथ लेगा, बिल्कुल लेगा। अच्छा हमने कहा अगर सीनियर मोस्ट अगर चेयरपर्सन नहीं है तो सीनियर मोस्ट मेंबर को हम चेयरपर्सन बना देंगे, ठीक है। एब्सेंट तो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन नहीं है तो सीनियर मोस्ट मेंबर उसके जो भी फंक्शन उसको डिस्चार्ज करेगा, ओके ठीक है। फिर हमने कहा सीसीआई ओथ की बात करी तो हमने कहा कोई भी बंदा जो चेयरपर्सन बनता है वो मिनिस्ट्री के सामने एक ओथ लेता है और कोई भी बंदा जो मेंबर बनता है वो चेयरपर्सन के सामने लेता है, चेयरपर्सन के अलावा सीनियर मोस्ट के सामने लेता है या फिर उसके अलावा हमने कहा सेक्रेटरी के सामने ओथ ले सकता है, ठीक है। अच्छा एक केस दिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन को हम अपॉइंट कब मानते हैं और मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है चेयरपर्सन का, तो हमने कहा अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन का होता है 5 साल के लिए होता है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है, मैक्सिमम टेन्योर आपका क्या होता है 65 साल तक का ही आप सर्विस कर सकते हो, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ओके। रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात कर लेते हैं। रिजाइन कर सकता है चेयरपर्सन, हाँ बिल्कुल रिजाइन कर सकता है। अच्छा मिनिमम नोटिस पीरियड जो आपने सीवी के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि भैया मिनिमम नोटिस पीरियड 3 महीने का देना या फिर जब सक्सेसर आ जाए उस दिन तक का माना जाएगा या फिर एक्सपायरी ऑफ टर्म माना जाएगा, विच एवर अर्लीस्ट है वो माना जाता है। रिमूव कर सकती है सरकार भी बिल्कुल रिमूव कर सकती है। कैसे कर सकती है, हमने कहा इंसॉल्वेंट बना दिए गए थे या फिर
किसी और एम्प्लॉयमेंट में एंगेज पाए गए, कन्विक्ट किया था सरकार की तरफ से मॉरल टर्पिट्यूड के लिए, फाइनेंशियल वाला रीजन और अब्यूज किया था अपनी पोजीशन का उसका, या मेंटली या फिजिकली एबल नहीं हो, ठीक है। इसने कहा देखो अगर तुमने कहा कि फाइनेंशियल या फिर कोई ऐसे करके झूलेबाजी करी है फिर अब्यूज करा डोमिनेंट का, तो हम रिमूव तभी करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरेंस दे दी हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगा, वो रेफरेंस देगा, तभी आपको रिमूव कर सकते हैं हम, नहीं तो हम रिमूव नहीं कर सकते किसको, चेयरपर्सन को, मेंबर्स को रिमूव नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि एक बार यहाँ से हट गए, रीअपॉइंट होने के बाद हट गए, तो कम से कम 2 साल तक हमसे एसोसिएटेड मत रहना। लेकिन चेयरपर्सन या मेंबर अगर इनमें से किसी के साथ एसोसिएटेड रहते तो ये नहीं माना जाता कि वो कॉम्पिटिशन के साथ एसोसिएटेड है। भैया सरकारी नौकरी थी, दूसरी सरकारी नौकरी मिल की क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती है, तो अपने चेयरपर्सन अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी नॉर्मल वाली, वो किसी बंदे को डेलीगेट कर सकते हैं। सैलरी वगैरह कितनी होगी,